Dear aspirants, welcome back on the channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. आप सभी लोग जानते हैं IBPS SO एग्ज़ाम को लेके हम सभी बहुत सीरियस रहते हैं और हम सभी आपकी प्रिपरेशन में पूरी हेल्प करते हैं। फ्री क्लासेस आती हैं और IBPS SO को लेकर जितने भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ IBPS SO के एस्पिरेंट्स के लिए, जहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी की बात करी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की, मैंने कट ऑफ की बात की है, मैंने एक माइक्रो लेवल पे तैयारी कैसे करनी चाहिए उसकी बात की। तो ये सारे वीडियोस आपको अपने इसी चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन आज के वीडियो का मुद्दा है कि आप अलर्ट हो जाइए, आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपको ये वार्निंग साइन बार बार नहीं मिलेंगे। अभी भी आपके हाथ में टाइम है कि आप तैयारी अगर शुरू करें तो आप इस सक्सेस को पा सकते हैं। आप एक IBPS SO बन सकते हैं, ऑफिसर स्केल 1 में आप जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। आप में से बहुत सारे देखेंगे इसको लाइव और बहुत सारे देख रहे होंगे इसको रिकॉर्डेड। तो जब भी आप इसको लाइव देखें या रिकॉर्डेड अगर आप देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप तक फ्री डेटा, फ्री कंटेंट और ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं ये आप तक पहुंच सके। तो मेक श्योर करें आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया हो, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा। तो सीधे सीधे आज बात करने वाले हैं हम इस IBPS SO की जर्नी का रोड मैप क्या हो, ताकि आपका सिलेक्शन तय हो सके। अगर आप अभी एक बिगिनर हैं तो बिगिनर से आप सेलेक्टेड कैंडिडेट में कैसे कन्वर्ट हो सके, उस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी, आप सब लोगों को पता है कि IBPS SO का जो डेट्स होती हैं वो आपके IBPS कैलेंडर में जनवरी में, यानी कि साल की शुरुआत में, या फिर दिसंबर उस साल के पिछले वाले महीने में भी दे दी जाती हैं। तो IBPS के कैलेंडर के अकॉर्डिंग IBPS SO की डेट्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, यानी कि 29 अगस्त 2026 को आपका IBPS SO का प्रीलिम्स का पेपर होना है। और प्रीलिम्स का पेपर ही कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जनता रुक जाती है, अटक जाती है। बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद प्रीलिम्स के बाद अगस्त में आपका ये प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर मेंस होगा आपका कब जाके नवंबर में। 1 नवंबर को है, यानी कि अगस्त का सितंबर और अक्टूबर आपको पूरे के पूरे 2 महीने का टाइम मिलेगा। तो अभी ये 2 महीने के टाइम में क्या मेंस प्रिपेयर हो सकता है? आई थिंक अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। और अगर आप अभी से भी थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करेंगे तो वो और सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। बट आज का फोकस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैक्सिमम बच्चे यहाँ रुक जाते हैं। नाउ दूसरी बात जो मैं आपसे आज करने वाली वो ये कि हमें क्या क्या जानने की जरूरत है। ऑल दैट यू नीड टू नो बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन एंड आफ्टर यू हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन। तो अगर आपने प्रिपरेशन अभी शुरू नहीं करी तो उससे पहले मुझे क्या जानना है, और प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो उसके बाद भी आपको क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी है, वो दोनों विषयों पर मैं आपके साथ बात करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, अगर अभी आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की, यानी कि प्रिपरेशन से पहले आपको क्या क्या जानना है कि नोटिफिकेशन कब आता है, और नोटिफिकेशन कब आता है का जो रीज़न है इसको जानने का वो ये कि मैं कब से तैयारी करना शुरू करूं कि नोटिफिकेशन तक मैं तैयार हो जाऊं, है ना। दूसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या मैं एलिजिबल हूं इस एग्जाम के लिए। तीसरा है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, किसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कंडक्ट की जाती है। और नेक्स्ट है आपका एग्जाम पैटर्न। तो ये चीज़ें आपको बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन पता होनी चाहिए। अब जब ये आपने पता कर लिया उसके बाद आप आते हैं प्रिपरेशन शुरू करते हैं। प्रिपरेशन शुरू करने के बाद आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, सो दैट आप क्या कर सके, आपके पास एक डिफिकल्टी लेवल का आपको नॉलेज हो, आपको लेवल पता हो कि भाई इस लेवल तक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है। कट ऑफ मार्क्स पता होने चाहिए, आपको पिछले 2 सालों के कट ऑफ मार्क्स कम से कम पता होने चाहिए। राइट सोर्स होने चाहिए और राइट गाइडेंस होनी चाहिए। राइट सोर्स का मतलब कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, और राइट गाइडेंस का मतलब कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पे गलती हो सकती है, कहाँ पे आप अपना समय बचा सकते हो, ये सब आता है आपके राइट गाइडेंस के अंदर। राइट गाइडेंस आपका एक मेंटोर हो सकता है, राइट गाइडेंस आपका एक कजिन हो सकता है, राइट गाइडेंस आपका कोई दोस्त हो सकता है जिसने इस एग्जाम को निकाला है। राइट गाइडेंस वो हो सकती है जो आप अगर कभी अटके तो आपको बाहर निकाल सके, वो आपकी एक राइट गाइडेंस होगी, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहली जानकारी, थोड़ा इस फॉर्म को समझ लेते हैं, इस एग्जाम को समझ लेते हैं। इसमें 6 पोस्ट निकाली जाती है। उन 6 पोस्ट में सबसे पहले है, और ये सभी पोस्ट जो है ये आपकी स्केल 1 पोस्ट है, यानी कि अगर आप ये IBPS SO का एग्जाम क्लियर करते हो तो आप बनते हैं एक स्केल 1 ऑफिसर। ठीक है, नाउ इसके अंदर जो पोस्ट है उसमें सबसे पहले आपका IT ऑफिसर स्केल 1, यानी कि जिन्होंने BTech वगैरह किया है वो IT ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी कि AFO, जिन्होंने एग्रीकल्चर साइंस से कुछ किया है, फॉरेस्ट्री से कुछ किया है ना, या इसी से रिलेटेड किसी फिशरी से कुछ किया है, इसी से रिलेटेड फील्ड से कुछ कर रखा है, तो वो AFO के लिए अप्लाई करते हैं।
लॉ ऑफिसर जिन्होंने LLB किया है वो लॉ ऑफिसर के लिए तैयारी करते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर जिन्होंने MBA किया है या MMS किया है वो मार्केटिंग के लिए, HR पर्सनल ऑफिसर ये होते हैं जिन्होंने PGDBM PGDBA ये सब किया हुआ है वो इसके लिए HR के लिए अप्लाई करते हैं। राजभाषा अधिकारी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये जो पोस्ट 6 की 6 पोस्ट आपके सामने है, इन 6 की 6 पोस्ट में से जो पहली 3 पोस्ट हैं ये ग्रेजुएट बच्चा भर सकता है अपने अपने फील्ड के हिसाब से, मतलब आपने किस फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन करी उसके हिसाब से आप IT या एग्रीकल्चर या लॉ भर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और बाकी के ये जो 3 हैं ये वो बच्चे भर सकते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डन है वो भरेंगे ये 3, और जो ग्रेजुएट है वो इनमें से कोई 3 में से भरेंगे, ठीक है। तो ये 6 पोस्ट है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दूसरी चीज़ आती है कि क्या एज होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए। तो एज की अगर आप बात करें तो देखो एज क्राइटेरिया में वैसे तो अनरिजर्व यानी कि जो हमारी जनरल कैटेगरी है वो 20 से 30 साल के अंदर होती है तो ये फॉर्म को भर सकती है। वहीं पे जो हमारे SC ST है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो OBC है नॉन क्रीमी लेयर उनको 3 साल का, और जो PWBD यानी कि पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इस एग्ज़ाम की सिलेक्शन प्रोसेस आखिर है क्या? तो एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ यूँ है कि आपका पहले करवाया जाता है प्रीलिम्स का पेपर। पहले प्रीलिम्स होता है जिसको क्वालिफाई करना है, 125 नंबर का होता है और इसमें सेक्शनल और ओवरऑल दोनों कट ऑफ क्लियर करनी होती है। प्रीलिम्स अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो फिर आप मेंस देते हैं और मेंस के पेपर में आपका मेरिट बनता है, यानी कि मेंस में जितने नंबर आप लाएंगे वो आपकी मेरिट यानी कि फाइनल सिलेक्शन में वो आपके क्या करेंगे वो नंबर आपके जुड़ते हैं। ये 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के होते हैं, MCQ फॉर्म में होता है और ये 60 मार्क्स का ही पेपर होता है। नाउ जब आपने मेंस कर लिया तो फिर आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलता है। इंटरव्यू होता है आपका 100 नंबर का और ये भी मेरिट में जुड़ता है, यानी कि जो फाइनल लिस्ट बनती है, जो आपका फाइनल सिलेक्शन तय होता है वो होता है आपके मेंस और इंटरव्यू के नंबर मिला के आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये दोनों ही फेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका यहाँ पे क्लियर होना ज़रूरी, क्योंकि ये वो पड़ाव है जहाँ पे करीब करीब 80% बच्चे रह जाते हैं, तो ये पड़ाव बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जानते हैं हमारे प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए आपकी IT AFO मार्केटिंग और HR, तो 6 में से ये जो 4 पोस्ट है जिसमें कि IT है, AFO है, HR है, मार्केटिंग है, यानी कि लॉ और राजभाषा को छोड़कर इन चारों पोस्ट में जो है आपका आता है इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। वहीं पे अगर मैं बात करूं जो हमारा लॉ और राजभाषा वाली पोस्ट है, ये 2 पोस्ट है, इसमें भी इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, लेकिन इसमें क्वांट नहीं आता, इसमें जनरल अवेयरनेस आता है। क्वांट की जगह यहाँ पे जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री आता है। अब बाकी सारी चीज़ सेम रहती है, बस यहाँ पे क्या है, क्वांट नहीं आएगा, जनरल अवेयरनेस आ जाएगा। और AFO IT मार्केटिंग HR में क्वांट आता है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस नहीं आता है। इंग्लिश की बात करें तो 50 क्वेश्चन होते हैं लेकिन नंबर उसके 25 होते हैं। रीजनिंग की बात करूं तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, क्वांट की बात करूं 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। इंग्लिश का पेपर केवल इंग्लिश भाषा में होगा, बाकी दोनों जो है वो आपके बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होते हैं। वहीं पे आपके पास क्या है, सेक्शनल टाइमिंग है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा, क्वांट के 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है। सेक्शनल टाइमिंग के साथ साथ आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो मिलेगा आपको 1 नंबर, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको मिलेगा -0.25, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ना। लॉ राजभाषा में इंग्लिश के 50 क्वेश्चन लेकिन 25 नंबर के, 40 मिनट का टाइम है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 40 मिनट का टाइम है। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और 40 मिनट का टाइम, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो ये है आपका प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो प्रीलिम्स के इस पेपर में, यानी कि जो पेपर मैंने एग्जाम पैटर्न आपको दिखाया है, इस तरीके से आपका पेपर आएगा। इस पेपर के अंदर आपकी 2 कट ऑफ होती हैं, और वो 2 कट ऑफ क्या होती हैं, आपको सेक्शन वाइज भी क्लियर करना है अपना पेपर और आपको ओवरऑल भी क्लियर करना है। अब सेक्शन वाइज कितना नंबर लेकर आया जाए और ओवरऑल कितना नंबर लेकर आया जाए, मैं आपको भी कट ऑफ भी दिखाने वाली हूँ। सेक्शन वाइज वैसे तो आपके नंबर 15 से नीचे रहते हैं, जैसे कि आपके क्या क्या सेक्शन है, आपका क्वांट है, आपका रीजनिंग है, आपका इंग्लिश है, और कुछ बच्चों के लिए आपका क्या है, जनरल अवेयरनेस है। नाउ ये जो 4 पोस्ट है, जैसे कि जो HR है, मार्केटिंग है आपका, और साथ में IT है और AFO है, उनके एग्जाम में QRE यानी कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश केवल बस आता है। उनके लिए जो सेक्शनल कट ऑफ है, यानी कि क्वांट में, रीजनिंग में और इंग्लिश में, उनको कम से कम 15 नंबर हर सेक्शन में लेकर आने, ताकि आप सेक्शन वाइज क्लियर रहे, आपको ये रहे कि हाँ भाई मेरा सेक्शन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
तो अगर आप मेरे से पूछे कि मैम 15 ही नंबर जाती है क्या, तो मैं बोलूँगी नहीं, 15 नहीं जाती है। किसी किसी सेक्शन में किसी किसी पोस्ट के लिए 11.5 नंबर चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मार्क्स चलेगी। बट ये पिछले साल की कहानी है, हर साल हम कट ऑफ को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर करिए कि वो सेक्शन जो आपका बहुत ही बेकार है, जिसमें आपका दिमाग नहीं चलता, जिसमें आपका मन नहीं लगता, जो आपसे हो नहीं रहा है, उस वाले सेक्शन में भी आपको कम से कम 15 नंबर लेकर आने हैं, ताकि आपका ओवरऑल तो जो बनेगा बनेगा, लेकिन किसी सेक्शन की वजह से आप रह ना जाएं। ऐसा ना हो कि मैम मेरा रीजनिंग और इंग्लिश तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा क्वांट मेरा उतना अच्छा नहीं है, और मैं क्वांट की वजह से कट ऑफ गई थी उसकी 11.5 नंबर क्वांट की सेक्शन, और मेरे आए 9 नंबर, तो आप 2 नंबर से रह गए। तो भले ही आपके ओवरऑल बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन अपनी क्वांट की सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर नहीं करी, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब सेक्शन वाइज कट ऑफ के लिए, यानी कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको कितना नंबर रखना है, ये जो 25, 25 और 50 मार्क्स का ये डेटा है, इसमें से आपको पूरे सब में, तीनों में 15 नंबर यहाँ, 15 नंबर यहाँ, 15 नंबर यहाँ, ये तो मिनिमम है। इतना तो आपको अपनी जो है तैयारी रखनी ही है। और ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल आपको 65 टारगेट करना है, मिनिमम 65 आपका टारगेट होना चाहिए। हालांकि आप इस स्कोर में थोड़ा और अपने आप को चैलेंजिंग कर सकते हैं। ये आप स्कोर 65 से 68 तक का भी स्कोर आप अपने आप को दे सकते हैं, यानी कि 68, 70 अराउंड अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, तो फिर आपको कोई इस एग्जाम में निकाल नहीं सकता। आपका सिलेक्शन जो है वो 100% आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए अगर मैं मिनिमम मार्क्स की बात करूं कि क्या कट ऑफ है, तो 65 मार्क्स। एक बार जरा मैं आपको कट ऑफ दिखाती हूँ पिछले साल की। ये आपकी प्रीलिम्स की ओवरऑल कट ऑफ है पिछले साल, यानी कि 2025 की। 2025 में ये पोस्ट लिखी हुई है आपकी, ये IT ऑफिसर, ये एग्रीकल्चर फील्ड, ये राजभाषा, ये लॉ, ये HR, ये मार्केटिंग। अब जरा इनकी कट ऑफ देखिए अनरिजर्व। ये है हमारी जनरल कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? जनरल कैटेगरी। अगर आप IT ऑफिसर की बात करें तो जनरल कैटेगरी के 58.25 मार्क्स थे पिछली बार, 125 नंबर में से है ये। मैं क्यों बोल रही हूँ 125 नंबर? क्योंकि इंग्लिश के 50 क्वेश्चन तो होते हैं, लेकिन मार्क्स 25 होते, तो 50, 50, 100 और ये 25, 125, तो 125 मार्क्स का टोटल पेपर आपको होता है प्रीलिम्स का। ठीक है, तो यहाँ पे 125 नंबर में से 58.25 IT ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की 50.13, राजभाषा अधिकारी की 16.63, इसकी कम जाती कट ऑफ क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम होती है। लॉ ऑफिसर की बात करूँ तो लॉ ऑफिसर में 46.88, लॉ ऑफिसर की जनरली ज़्यादा जाती है, इस बार ये 2025 में आपको कम देखने को मिल रही है। HR की बात करूं तो HR की 62.63 और मार्केटिंग की बात करूं तो 27.63 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन सबका अगर मैं एक एवरेज आपको सामने लेकर आऊं तो आप सेफ होंगे अगर आप 65 मार्क्स टारगेट कर रहे हैं। आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 125 मार्क्स में से अगर आप 65 मार्क्स टारगेट करें तो आप बहुत सही जगह पे हैं। आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं कि आपका एग्जाम तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं एक बड़े मेजर पार्ट पे, विच इज कॉल्ड सिलेबस। सिलेबस ये जो आपके एग्जाम को तय करता है ना। सिलेबस में सबसे पहले शुरुआत करूंगी रीजनिंग के साथ। रीजनिंग में मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखे जो इजी टू मास्टर, और यहाँ पे लिखे जो बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन आप इनको प्रैक्टिस से बढ़िया कर सकते हो, यानी कि दीज आर द टॉपिक जो आपकी हाई प्रैक्टिस डिमांड करेंगे। इजी टू मास्टर में कोडिंग डिकोडिंग आ गया, अल्फान्यूमेरिक सीरीज आ गया, अल्फाबेट टेस्ट आ गया, डायरेक्शन डिस्टेंस आ गया, ब्लड रिलेशन आ गया, इनइक्वालिटी आ गया, ऑर्डर रैंकिंग आ गया। ये जिस ऑर्डर में मैंने लिखा उसी ऑर्डर में आपको शुरू करना। आप शुरू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग से, ऑर्डर एंड रैंकिंग तक आप निपटाएंगे। सारे के सारे आसान टॉपिक है, इजीली आप इनको बढ़िया कर सकते हो। अब आई कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस डिमांड करते हैं। स्लॉग्स आपको डिफिकल्ट लगेगा, इसको अच्छी मेंटरशिप में पढ़िएगा। एक ऐसे इंसान से पढ़ो इसे जिसे बहुत अच्छे से स्लॉग समझ में आता है, जो आपको बहुत अच्छे से समझा दे। ठीक है, वो आपका अगर आप पेड कोर्स में हैं तो आपके फैकल्टी आपको अच्छे से बता देंगे। अगर आपको कोई दोस्त जानता है वो अच्छे से बता देगा। इसको फ्री सोर्स से कवर करने की कोशिश कम करना, क्योंकि जब हम फ्री सोर्सेज से कवर करते हो तो आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस पाते हो, कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस आपको नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जरूरी है स्लॉग्स के अंदर। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं, ये सारे के सारे टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो केवल आपकी प्रैक्टिस डिमांड करते हैं, हाई प्रैक्टिस एरिया, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम का कम से कम 30 से 35% एरिया जो है वो आपके इस पोर्शन से बनता है। और फिर क्रिटिकल रीजनिंग, अगेन यहाँ पे भी आपको एक ऐसे मेंटर की जरूरत है जो आपको सही और गलत का ज्ञान दे सके, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग अदरवाइज हमेशा नेगेटिव मार्किंग में हेल्प करता है। यहाँ पे पॉजिटिव मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। अब आते हैं इंग्लिश सिलेबस पे। इंग्लिश के जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक हैं जो मैंने ग्रामर बेस्ड बना दिए हैं, और कुछ टॉपिक जो आपकी रीडिंग स्किल्स, ग्रामर और वोकैबुलरी पे काम करते हैं। स्पॉटिंग एरर्स ग्रामर बेस्ड होते हैं, सेंटेंस बेस्ड एरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस करेक्शन है, वर्ड स्वैप है, एंड स्पेलिंग एरर्स है, कनेक्टर्स है। ये सारे के सारे आपके ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स हैं।
ऑन द अदर साइड जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, पैराजम्बल्स आ गए, पैरा कंप्लीशंस आ गए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ गए, ठीक है, क्लोज टेस्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक आ गया, कॉलम बेस्ड आ गया। ये सारे के सारे आपके रीडिंग और ग्रामर और वोकैबुलरी का मिश्रण, एक तरीके के मिक्सचर होते हैं ये सारे के सारे टॉपिक। मैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक मैं बोलूँगी एक गोल्डन टिप मैं आपको देना चाहती हूँ। आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दीजिए, रीड द आर्टिकल्स। अब आर्टिकल कहाँ के पढ़े, जिसका मर्जी पढ़ो, द हिंदू का पढ़ लो, लाइव मिनट का पढ़ लो, इकोनॉमिक्स टाइम का पढ़ लो, है ना, इकोनॉमिक्स टाइम का पढ़ लो, किसी का भी आप आर्टिकल पढ़िए, लेकिन आर्टिकल पढ़ना शुरू कीजिए। इससे आपकी रीडिंग सुधरेगी, इससे आपकी ग्रामर सुधरेगी, इससे आपकी वोकैबुलरी सुधरेगी। तो अगर आप एक आर्टिकल भी डेली पढ़ रहे हैं तो आप तीन चीज़ें अच्छी कर रहे हैं। आप अपनी रीडिंग अच्छी कर रहे हैं, आप अपनी वोकैब अच्छी कर रहे हैं, आप अपनी जो है ग्रामर अच्छी कर रहे हैं, तीनों ही एरिया आपके सुधरते चले जाएंगे। तो इस आदत को ज़रूर बिल्डअप कीजिए, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वांट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मैं बताती हूँ क्यों। क्वांट में कुछ टॉपिक है जो इजी टू मास्टर है, ये वो टॉपिक है जो केवल प्रैक्टिस मात्र से आप अच्छे कर पाएंगे। इनकी आपको केवल प्रैक्टिस करनी। नंबर सीरीज के अंदर मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों आ गए, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए, क्वांटिटी कंपैरिजन हो गए। ये सारे आसान टॉपिक है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बढ़िया बन जाते हैं, अच्छे से आप इसमें कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं। फिर आते कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले टॉपिक यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट के, बिना फंडामेंटल के फिर आपका पूरा क्वांट बेकार हो जाएगा। जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है, ट्रेन्स है, टाइम एंड वर्क है, टाइम वर्क एंड वेजेस है, और पाइप्स एंड सिस्टम है। ये सारा वो एरिया है जो कॉन्सेप्ट के बिना काम नहीं करेगा। और कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक मेंटोर का होना। अगेन वो मेंटोर आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई बहन, आपका कोई बड़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो आपको ये अच्छे से बढ़ा सके, बता सके, समझा सके, है ना, और गाइड कर सके, और आपको जहाँ पे अटको वहाँ पे आपको निकाल सके, समय आपका टाइम बर्बाद ना हो किसी एक जगह पे अटक कर, ठीक है। तो ये अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर पाएंगे तभी आप ये कर पाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन भी आप तब कर पाओगे जब आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। डेटा सफिशिएंसी भी आप तब कर पाओगे जब आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। मेंसुरेशन 2D 3D तो थोड़ा आसान होता है, इसको अभी के लिए आप इसको आप छोड़ भी सकते हो और इसको आप छोड़ भी सकते हो। इन दोनों को भले ही आप छोड़ दीजिए अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, बाकी सारा आपके लिए करना ज़रूरी है। स्पेशली ये वाला जो एरिया है इसको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें हैं आपके क्वांट्स के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, और बहुत हाई प्रैक्टिस भी डिमांड करता है। आगे बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, जनरल अवेयरनेस आता है लॉ वाले बच्चों के उसमें और राजभाषा अधिकारी में, बाकी सब में जो है क्वांट आती है। जनरल अवेयरनेस क्वांट की जगह आती है लॉ के लिए और राजभाषा के लिए। इसमें स्टैटिक पोर्शन होता है, करंट पोर्शन होता है। स्टैटिक पोर्शन में क्या है, स्टैटिक बैंकिंग हो गई, करेंसीज होगी, हेडक्वार्टर हो गए, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, बुक्स एंड ऑथर हो गए, अवार्ड्स हो गए। देन करंट की बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस आ गया, जो करंट में चल रहा है बैंकिंग के अंदर, बैंकिंग वो करंट अफेयर्स का हिस्सा बना देते हैं। आरबीआई के सर्कुलर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, और करंट अफेयर्स आपके मिनिमम अगर आप बोलें कि मैम कितने महीने के, तो मैं बोलूँगी कम से कम एग्ज़ाम की डेट्स के हिसाब से कम 5 महीने के करंट अफेयर्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है केवल लॉ और राजभाषा अधिकारी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब करें क्या, स्ट्रैटेजी मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी फरवरी के मिडल में, यानी कि 15 फरवरी के आसपास मैंने एक स्ट्रैटेजी वाला सेक्शन बनाया था, और उस स्ट्रैटेजी में मैंने मार्च को इंक्लूड किया था। आज मार्च खत्म होने जा रहा है, 1 महीना ऑलरेडी चला गया। फरवरी के 15 दिन चले गए, मार्च के 31 दिन ऑलमोस्ट जाने वाले हैं। हमने कहीं ना कहीं पूरे 45 मंथ्स का टाइम, 45 डेज़ का टाइम हमने निकाल दिया है। अगर आपने तब मेरा वो वीडियो देखा था और अपनी तैयारी शुरू कर दी थी तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे हैं, और अगर आपने तब वीडियो नहीं देखा था, तैयारी शुरू नहीं करी अपने आप से भी, तो अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा। मार्च जा चुका है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में पेपर है। तो ये प्लान मैंने दिया था फरवरी में, ये प्लान मैंने बच्चों को दिया था फरवरी 15 को, ये प्लान दिया था। बट अब ये प्लान हमारे लिए काम नहीं है क्योंकि अब मार्च जा चुका है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी प्लान को मैंने किया है मॉडिफाई। अब हम क्या करें, अब यानी कि अगर मैं अप्रैल से तैयारी शुरू करता हूँ या करती हूँ तो अब मेरे पास प्लान क्या होना चाहिए। तो माइक्रो लेवल प्लान मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। अप्रैल के पूरे आपके 30 दिन है, मई के आपके 31 दिन है, और जून के केवल 15 दिन लीजिए। तो 30 और 30 60 और 15 दिन ये, तो 75 डेज है ना। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 75 डेज, राइट। तो टोटल हो गया आपके 75 डेज। 75 डेज यानी कि ये
2.5 महीने का टाइम आपको लगेगा अपने फंडामेंटल्स को कवर करने के लिए। फंडामेंटल्स यानी कि टॉपिक जितने मैंने अभी आपको दिखाया वो सारे टॉपिक कवर करना। टॉपिक कवर करने के साथ साथ उन सभी फंडामेंटल्स को कवर करने का मतलब टॉपिक्स को कवर करना, और हर टॉपिक को कवर करते वक्त कम से कम आपको 20 क्वेश्चन तो लगाने ही है। हर टॉपिक को कवर करते वक्त कम से कम 20 क्वेश्चन लगाने। इतना ही नहीं, आपको साथ में टॉपिक टेस्ट देना है। तो टोटल इस लेवल पे यानी कि ये जो 75 दिन का टाइम है, इस टाइम पे आपको फंडामेंटल कवर करते हुए आप क्लासरूम में कुछ क्वेश्चन करोगे, कुछ घर के लिए मिलेंगे, कुछ अपने आप से करोगे, कुछ यहाँ से वहाँ से करोगे। तो 20 क्वेश्चन कम से कम यहाँ होने चाहिए क्लासरूम के अलावा, और टॉपिक टेस्ट को मिला के आपके 30 क्वेश्चन। तो टोटल टॉपिक वाइज आपके कम से कम 50 to 70 क्वेश्चन पर टॉपिक होना चाहिए। 50 to 70 क्वेश्चन पर टॉपिक होना चाहिए आपका ये, यानी कि ये आपका चैलेंज होगा फॉर द फर्स्ट 75 डेज, अगर आप अप्रैल से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हर टॉपिक के 50 से 70 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, तब जाके वो आपका टॉपिक फंडामेंटली स्ट्रांग माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जून के 15 दिन यहाँ हो गए, अब जून के बचे 15 दिन। तो जून के 15 दिन और जुलाई के आपके 31 दिन टोटल मिलके हो गए आपके करीब 46 डेज, और इन 46 डेज में आपको लगाने हैं सेक्शनल टेस्ट। टॉपिक टेस्ट आप यहाँ पे लगा चुके हो, अभी आपको लगाने सेक्शन टेस्ट। सेक्शन टेस्ट क्या होता है? जैसे रीजनिंग आपकी आती है पूरे के पूरे कितने 50 नंबर की है ना, 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आती है। तो 50 मार्क्स का यानी कि पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन का आपका सेक्शन टेस्ट होगा रीजनिंग का। अब आपको वो करना है ताकि आपको पता चले कि रीजनिंग के वो जो 40 मिनट है, क्योंकि रीजनिंग कितने देर में करनी है, 40 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन को टारगेट करना है। तो 40 मिनट में आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं रीजनिंग के अंदर, कितने नंबर आप पाते हैं, और अगर नहीं भी पाते तो बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी सुधार की जरूरत होगी, बहुत सारी स्पीड की जरूरत होगी, बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जरूरत होगी, कहीं पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा होगा। यानी कि जब आप सेक्शन टेस्ट देने के बाद एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे अभी तो बहुत सुधार की ज़रूरत है। और अभी क्योंकि आपके पास टाइम होगा तो आप एक सांस ले सकते हैं, एक शांति की, कि हाँ अभी मेरे पास टाइम है, मैं सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपके नेक्स्ट 46 डेज का प्लान होगा। और उसके बाद आता है आपका अगस्त, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम है आपका 29 को। तो 29 के मैंने 4 दिन तो निकाल दी, मैंने केवल अगस्त के 25 दिन केवल लिए। इन 25 दिन में आपका काम होगा मॉक टेस्ट लगाना, यानी कि कंप्लीट मॉक लगाना, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का प्रीलिम्स का पूरा पेपर देना और उसका एनालिसिस करना। जब आप एनालिसिस करोगे तो बहुत सारे आपकी चीज़ें पता चलेंगी। आपको पता चलेगा कि मेरी स्पीड कम है इस टॉपिक में, है ना। स्पीड कम है तो क्या करोगे, प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाओगे, है ना। अगर किसी चीज़ में स्पीड कम आती है तो प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाओगे। कहीं आपको पता चलेगा मेरे कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी हो रही है। कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी का पता कैसे चलेगा, जब आपके नेगेटिव मार्क होंगे, यानी कि क्वेश्चन ट्राई किया लेकिन आंसर गलत कर दिया, मतलब कॉन्सेप्ट में कुछ गलती है या फिर कुछ वो जल्दीबाजी वाली मिस्टेक कर दी, जो भी है सुधार करोगे। एंड देन तीसरा हो सकता है कि आपको ये पता चले कि ये कुछ टॉपिक तो मेरे लिए बने ही नहीं है, ये टॉपिक मुझे करने नहीं है। यानी कि आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप करोगे, और वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जो आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड स्ट्रैटेजी होगी, जिसको आप अप्लाई करोगे अपने मेन एग्जाम में, और जिस स्ट्रैटेजी की वजह से आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे मेन एग्जाम में भी, और जिसकी वजह से आप अच्छे नंबर लाएंगे और सिलेक्शन में आप पाएंगे। तो लास्ट के 25 दिनों में मुझे क्या करना है, मुझे केवल मॉक्स लगाने और एनालिसिस करने हैं। और इस एनालिसिस के वक्त में मुझे बहुत सारे टॉपिक ऐसे पता चलेंगे जहाँ पे मेरी स्पीड अभी कम है, मुझे उसकी और प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस लगाने हैं। कुछ ऐसे टॉपिक पता चलेंगे, कुछ ऐसे एरिया पता चलेगा जहाँ पे अभी आपको लगता है कि मेरा कॉन्सेप्ट उतना शार्प नहीं है, तो कॉन्सेप्ट अच्छा करेंगे आप। ठीक है, और साथ ही साथ अपनी आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि मैं पहले कौन से क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। उस स्ट्रैटेजी को आप 2 से 4 बार चेंज करके देखोगे। इस 25 दिन के टाइम में आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 15 मॉक लगाने का। इस 25 दिन के टाइम में कम से कम 15 पूरे के पूरे मॉक लगाने का आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये था आपका ये। नाउ दीज आर द सिलेक्शन फ्रॉम 2024 से 25 और 2025 से 26। अब तैयारी की बात करते हैं। तैयारी कैसे कर सकते? तैयारी करने के लिए देखो हमेशा आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक अपनी खुद का रास्ता तैयार करना, यानी कि खुद तैयारी करना, खुद से कोशिश करना। दूसरा है कि आप पेड कोर्सेज में आ जाइए जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। अगर आप फ्री सोर्स में जाना चाहते हो तो मैं बता दूँ, मेरी एक रीजनिंग की कम्प्लीटली फ्री क्लास चलती है, और वो मेरी फ्री क्लास चलती है मंडे से फ्राइडे, और ये क्लास चलती है मेरी डेली एट 6 PM। ये कम्प्लीटली फ्री क्लास है मेरी, आप इस क्लास में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप मैं रीजनिंग बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाती हूँ, वहाँ पे आके सीखिए। दूसरा है कि मैम चलो ठीक है रीजनिंग का तो हो गया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट है ना। तो सिंपल सी बात ये है कि जब हम बिगिनर होते हैं, ऐसा नहीं कि आप खुद से नहीं निकाल सकते हो, फ्री सोर्सेज से भी पढ़ के निकाल सकते हो, लेकिन हमारा टाइम बढ़ जाता है।
और स्पेशली जब कोई बिगिनर होता है तो उसको बहुत चीज़ें ऐसी जगह आती है जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी हैंड होल्डिंग की, आपको ज़रूरत पड़ेगी कि अरे यार कोई होता जो मुझे ना इस कन्फ्यूजन से बाहर निकाल पाता, कोई होता जो मुझे एग्जैक्ट बता पाता कि इसको कैसे करना है, कोई होता जो मुझे इसके कॉन्सेप्ट सिखा पाता। तो वो जगह पे ज़रूरत पड़ती है आपको पेड कोर्स की, एक कंप्लीट मेंटरशिप की। मैं हाईलाइट करूँगी उन बच्चों को जो बिगिनर हैं। अगर बिगिनर हो तो फिर ये चांस मत लेना कि आप, क्योंकि अब टाइम उतना नहीं बचा, तो बिगिनर हो तो फिर गो विद द कोर्सेज, सो दैट आपके पास आपका एक मेंटोर है हर सब्जेक्ट को लेके, जिससे आप अपनी सारी अपना दुख दर्द जो है उसके साथ शेयर कर सकते हो। वो आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको बताएगा सही तरीका क्या है। ठीक है। नाउ इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर बैचेस आपके शुरू हो रहे हैं 3 अप्रैल से। 3 अप्रैल से हम नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं फॉर दी मार्केटिंग ऑफिसर, HR ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, सबके नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। Y651 ये डिस्काउंट कोड है, इसका कोड का इस्तेमाल कर लेना। इसके अलावा एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। कामयाब दिवस अभी सेलिब्रेट हो रहा था 25 तारीख को, जिसको लेके आप लोगों को बताया भी गया। और इस कामयाब दिवस के मौके पर आपको जो बैंक महापैक प्लस है वो मिल रहा है बहुत ही अपने लीस्ट प्राइस पे 4299 पे, जिसमें कि आपको मिल रही है 4 महीने की वैलिडिटी। यानी कि इस 4299 प्राइस में आपको महापैक मिल जाएगा 16 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 16 मंथ के लिए। 80% का फ्लैट डिस्काउंट है। इसके साथ साथ आपको परचेज के साथ साथ कुछ फ्री गिफ्ट्स भी मिलेंगे, वो भी लीजिए। ये डिस्काउंट कोड आपका है, ठीक है, इसका आप यूज़ कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं अब आपको दिखाना चाहती हूँ हाउ। तो आपको क्या करना है, आपको जाना अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे, जिसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के नीचे लगा है, उस पर लिंक पे क्लिक कीजिए, अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। या फिर डायरेक्ट बैंक महापैक प्लस का भी लिंक लगा है, IBPS SO के कोर्सेज का भी लिंक लगा हुआ है, आप डायरेक्ट लिंक पे भी जाके कर सकते हैं। या फिर आप अड्डा की एप्लीकेशन पे आइए। अड्डा की एप्लीकेशन जैसे ही आप ओपन करेंगे एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिखाई देता है, और इस प्लेटफॉर्म में ऑल कोर्सेज पे जाएंगे। ऑल कोर्सेज में जाइए और आ जाइए आप रेगुलेटरी बॉडी के अंदर। जैसे ही आप रेगुलेटरी बॉडी के अंदर क्लिक करेंगे, ये है आपका IBPS SO। IBPS SO के नए बैचेस जो हैं वो शुरू किए जा रहे हैं गाइस 3 अप्रैल से, यानी कि अभी 2-4 दिन बाद ही आपके नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। 3 अप्रैल से आपके न्यू बैचेस शुरू किए जा रहे हैं, राइट। जैसा कि आप देख पाए 3 तारीख से, तो IT ऑफिसर का, लॉ ऑफिसर का, HR ऑफिसर का, सबके आप यहाँ पे जाके व्यू ऑल करेंगे। यहाँ पे जाके व्यू ऑल करेंगे, आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। ये है आपका HR का, लॉ का, IT का, ये है आपका मार्केटिंग का, ये HR का है ना। ये सभी बैचेस आपको मिल जाएंगे, आप जाके इनको देख सकते हैं, ठीक है। सारे बैचेस अवेलेबल हैं। अब आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है कि आप चाहें तो इस बैच में इनरोल कर सकते हैं ना, आप चाहें तो इस बैच में डायरेक्टली जाके इनरोल कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं बैंक महापैक प्लस में या फिर रेगुलेटरी बॉडी के महापैक प्लस में। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूँ, मेरे सिंपल है कि अगर आप केवल IBPS SO के एस्पिरेंट है, केवल और केवल आपको IBPS SO की तैयारी करनी, तो आप केवल ये बैच लीजिए, जो भी स्ट्रीम से आप भरना चाहते हैं इसमें आप एनरोल कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैम मैं IBPS SO के अलावा बाकी सारे एग्ज़ाम्स में अपना जो है मैं उनको देना चाहता हूँ, मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगी आप बैंक महापैक प्लस में जुड़ जाइए। इस बैंक महापैक प्लस के अंदर आपको ये तो मिलेगा ही, बैच तो मिलेगा ही, बैच के साथ साथ क्या मिलेंगे आपको, बाकी सारे बैचेस मिलेंगे। 16 महीने की वैलिडिटी है, और 16 महीने तक आप सभी जितने भी एग्जाम यहाँ पे SBI क्लर्क, PO, IBPS क्लर्क, IBPS RRB SO, RBI असिस्टेंट, ये जितने भी एग्ज़ाम्स यहाँ पे हैं ये सब आपको मिलते हैं। और बढ़िया बात ये है कि आपको यहाँ पे मौका मिलता है चूज़ करने का। आपको रीजनिंग किसी की समझ में आती है, इंग्लिश किसी की समझ में आती है ना, जनरल अवेयरनेस किसी की समझ में आती है। आपके पास अड्डा 24/7 पे प्रेजेंट जितने भी बैंक और रेगुलेटरी बॉडी में पढ़ाने वाले फैकल्टीज़ हैं, उनमें से जिसका आपको समझ में आता है आप उसकी क्लास कर सकते हैं। बैंक महापैक प्लस के अंदर ये सभी एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। बैंक एंड इंश्योरेंस के सारे एग्जाम, इनके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, रेगुलेटरी बॉडी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये सब आपके इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी कि सब इंक्लूड हो जाएंगे। आपको कुछ और नया कोई टेस्ट सीरीज़, कोई बुक, कोई लाइव क्लास कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। और इस समय आपको ये मिल रहा है 4299 पे एट द लोएस्ट फीस। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना 16 मंथ की वैलिडिटी, ये 16 मंथ वाला सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे जाके लगा देना डिस्काउंट कोड Y651। ये आपको फीस मिलेगी, आपको कितनी, 4299। आप एक तो ये कर सकते हैं, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है। अब इसके अलावा दूसरा सॉल्यूशन क्या है? दूसरा सॉल्यूशन सिंपल है। आप क्या कीजिए, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे जाइए, ऑल कोर्सेज पे जाइए, या रेगुलेटरी बॉडी पे जाइए, और यहाँ पे जाइए IBPS SO पे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ये आ जाता है आपका। सपोज आपको IT ऑफिसर का बैच लेना है या लॉ का लेना है, जिसका भी लेना है, आपने क्लिक किया, यहाँ जाके आपने किया बाय नाउ,
और बाय नाउ करने के बाद आपने क्या कर दिया, बाय नाउ करने के बाद आपने लगा दिया डिस्काउंट कोड Y651। तो चॉइस कंप्लीटली आपकी है। आपको ये मिल रहा है 2279 में 81% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और ये वैलिडिटी कितनी है, वैलिडिटी दिखा देते हैं एक बार आपको पूरे के पूरे 1 साल के लिए वैलिड है, ठीक है। तो डिस्काउंट कोड है Y651, इसको यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है। और अगर आपको बैंक महापैक प्लस लेना है तो उसके लिए भी आपका डिस्काउंट कोड ये है। मेरा सजेशन होगा बैंक महापैक प्लस ले लीजिए, ताकि आपको पूरे साल अगले 16 महीने के लिए कुछ और ना लेना पड़े। आपको कोई छोटा बहन भाई है, कजिन है, कोई दोस्त है, मिल के ले लो और आप अपनी तैयारी करो, वो अपनी तैयारी कर लो, उसमें से ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, बाकी इसके अलावा कुछ भी डाउट है, कुछ रह गया दिमाग में जो मैंने अभी कवर नहीं किया है, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मैं खुद कमेंट देखती हूँ, मैं खुद रिप्लाई करती हूँ, तो आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट, लेट मी नो। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शाम को 6 बजे डेली मेरी मंडे से फ्राइडे फ्री क्लास होती है रीजनिंग की, उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड आई विल सी यू इन द क्लास। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।